हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी जो है बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने सेट्स स्टार्ट कर दिया था और सेट से संबंधित जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। मतलब अभी 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने लायक बस मैंने आपको बनाया है। अभी तो आगे कई टॉपिक्स को हम लोगों को कवर करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज 1 to 5 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और 1.1 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि हम लोग किसी भी एग्जाम्पल को नहीं छोड़ेंगे, एक्सरसाइज के किसी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। तो अब तैयार हो जाइए, कॉपी कलम आप भी लेकर बैठिए, ठीक है। और जैसे ही प्रश्न हम यहाँ पे लिखते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप भी करने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्नों को करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये उदाहरण संख्या 1 है और ये उदाहरण संख्या 2। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उदाहरण संख्या 1 को करते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी जो बता रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है पहले से ही, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। ये न्यू स्टूडेंट को मैं सजेस्ट कर रहा हूं। नाउ सी, देखिए समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा ना, इसका जो हल निकल के आएगा उसको आपको लिखना है किस रूप में, रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है ना, रोस्टर रूप में लिखना है। नाउ सी, अब देखिए इस तरह के समीकरणों को हल करना आपको आता है। अब ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, तो x प्लस 2 और इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ x बराबर क्या हो जाएगा 1 और यहां से क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 2। अब इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये तो सोल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 1 और माइनस 2, ठीक है ना। ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के क्या आ गए, सोल्यूशन आ गए, ठीक है। अब देखिए इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे कि जो भी नंबर हुआ करते थे, मतलब जो भी सेट के अवयव हुआ करते थे उनकी एक लिस्ट बनाया करते थे और फिर उनको कामा के माध्यम से अलग करते थे और फिर उनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते। तो वही काम करना है। तो देखिए इनकी लिस्ट बना रहे माइनस 2 कामा 1 और इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लिया। यही रोस्टर फॉर्म है, समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करके पूछताछ करनी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कहीं भी आपके किसी भी डाउट को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट्स जरूर पूछताछ करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी आपको जो है रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। देखिए यहाँ इसको भी जो है आपको रोस्टर फॉर्म में ही करना है, ठीक। नाउ सी, अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक समुच्चय है x के, देखिए x का समुच्चय सेट ऑफ ऑल x। देखो इसको पढ़ा कैसे जाता है, थोड़ा ध्यान समझिए। सभी x का समुच्चय, ये जो करली ब्रैकेट होता है ये बताता है सभी को, सभी इसको बोलेंगे सभी, स्टैंड्स मतलब करली ब्रैकेट इज स्टैंड्स फॉर ऑल, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, सभी x का समुच्चय। इसको पढ़ने का तरीका, सभी x का समुच्चय जहां, ये जो है कॉलन, इसको बोलेंगे जहां x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। इसको हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। नाउ सी, अब देखो बोला जा रहा है ना कि x जो है एक धन पूर्णांक है और धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तो नाउ सी, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर x एक नेचुरल नंबर है और इसका जो स्क्वायर होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही स्टार्ट होता है। आप बोलेंगे सर 7 भी होता है, 8 भी होता है, सो ऑन। लेकिन बोला गया है कि ये जो x एक नेचुरल नंबर है इसका वर्ग किससे छोटा होना चाहिए, इसका वर्ग जो है 40 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए अगर इसका मैं वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 1। इसका वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4। इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर 9। इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा 16। अगर इसका मैं वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा 25। और अगर इसका मैंने वर्ग किया
तो क्या आ जाएगा 36, और इसका अगर मैंने वर्ग किया तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 49। अर्थात आप यहां से देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि x जो धन पूर्णांक है, मतलब x जो नेचुरल नंबर है, इसका वर्ग जो है ना वो 40 से कम होना चाहिए। तो बताइए 36 मतलब 6 का वर्ग करने पर 36 आ रहा है जो 40 से कम है, लेकिन 7 एक नेचुरल नंबर है और उसका वर्ग करने पर 49 आ रहा है जो कि 40 से ज्यादा हो जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, और आगे का तो कंसीडर कर ही नहीं सकते क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा जो कि 40 से बड़ा ही है। 7 का स्क्वायर 49 है, वह भी 40 से बड़ा ही है। तो उस तरह के नंबर्स को नहीं लेना, हमको उस तरह के नेचुरल नंबर्स के वर्ग को लेना है जो कि 40 से कम हो। ठीक है, तो अब इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है ना। तो x बोला गया है कि x एक धन पूर्णांक मतलब नेचुरल नंबर है, मतलब ये पूछा जा रहा है ना कि कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर 40 से कम आएगा। क्वेश्चन में यही है, कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर 40 से कम आएगा। उन प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या बनाना है, एक रोस्टर रूप में लिखना है, उसको एक सेट बनाना है और उसको रोस्टर रूप में लिख देना है। तो इसको बहुत कठिन काम थोड़े नहीं है। क्या करेंगे, कौन कौन है, आप कहेंगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, बस इतना ही। समझ में आ रहा है ना, इतना ही। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है ना, अब देखिए ये आपका उदाहरण संख्या मैंने गलत लिख दिया है। उदाहरण संख्या ये आपका 3 है और ये उदाहरण संख्या 4 है। ठीक है ना, अब देखिए उदाहरण संख्या 3 में क्या बोला जा रहा है, उदाहरण संख्या 3 में आप क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है यार, सही से बात। हाँ, अब देखो एक समुच्चय दे रखा है, आपको पहले ही रोस्टर फॉर्म में लिख कर दे दिया है। देखिए पहले ही रोस्टर फॉर्म में लिखा है, अब इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब समुच्चय निर्माण रूप में। अब समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता रखे थे, तो यहां पर मैं बताऊंगा नहीं। अब देखिए ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उन एलिमेंट्स को देखिए। अगर 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। एंड इसी तरह से आगे जो आएगा वो 36 आएगा, फिर आगे 49, फिर आगे 64, फिर आगे जो है आपका इसी तरह से नंबर्स आते चले जाएंगे। मतलब आगे अगर देखिए 6 का स्क्वायर आएगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर जो है 81, फिर 10 का स्क्वायर जो है आपका 100, इसी तरह से आते चला जाएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि सर ये जो भी इस मतलब सेट ए में दिया गया है, सेट ए के जो अवयव हैं वो कहीं ना कहीं आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सर सेट ए के जो अवयव हैं वो प्राकृतिक संख्या के वर्ग हैं। नहीं 1 2 3 4 5 आगे आएगा 6 7 8 9 10, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं ही होती है ना। तो सेट ए में जो अवयव हैं वो प्राकृतिक संख्या के वर्ग हैं, एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है। इसको आप लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे a बराबर कर्ली ब्रैकेट, फिर आप लिखेंगे x सच दैट, ठीक है ना, x सच दैट, और मतलब आप जहां बोलते हो आप जहां बोलिएगा, जहां x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। मतलब देखो x तो यही है ना, इन्हीं को x लिया जाए, सेट a के तत्वों को x लिया जाएगा, लेकिन वो क्या है तो प्राकृतिक संख्या के वर्ग है। अरे भैया सेट a के जो अवयव हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या के वर्ग ही है ना। अभी जस्ट मैंने लिखा ना कि देखो 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 4 का वर्ग क्या होगा 16, 5 का वर्ग क्या होगा 25। तो प्राकृतिक संख्या के वर्ग ही है ना, तो उसी को हम लोग वही तो लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को ही तो लिखते हैं। देखिए x एक या इस तरीके से x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। x क्या है, x जो है एक प्राकृत संख्या का आपका वर्ग है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, x आपका क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। अब देखो पहला तरीका तो ये है, आप अगर इसको और मतलब चाहते हैं कोई दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका भी एक है। दूसरा तरीका क्या है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a, ध्यान से देखिए दूसरा तरीका क्या है, x जहां
x बराबर मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर, जहां n क्या होगा, बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, मतलब n जो होगा नेचुरल नंबर होगा, स्मॉल n जो है कैपिटल N, यानी वो भी नेचुरल नंबर, उसका जो है एलिमेंट है। और ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कहीं बोला ही नहीं है कि वेरी कहां से कहां तक है। मतलब आप देखिए, नेचुरल नंबर अगर आप 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, नेचुरल नंबर 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, नेचुरल नंबर 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर 9, नेचुरल नंबर 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर 16, 5 रखिए 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना? तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर है n स्क्वायर के, और n क्या है, स्मॉल n क्या है, प्राकृत संख्या का एक क्या है, अवयव है, प्राकृत संख्या का एक अवयव है। बात समझ में आ रही है ना? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको या तो इस तरह से लिख दीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में, या तो इस तरीके से लिख दीजिए, दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहां समझने वाली थोड़ी सी बात है। उदाहरण संख्या 4 में अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें क्या बोला गया, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ये देखो, ये एक समुच्चय के अवयव हैं और इस तरीके से आपको रोस्टर फॉर्म में लिख कर दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। नाउ जब भी इस तरीके से तत्व दे रखे हो तो आपको उनको ऑब्जर्व करना रहता है। सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए आपको ऑब्जर्व करना रहता है, देखना रहता है कि सेट के जो अवयव है ना उसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो जो सेट होता है ना उसमें जो अवयव होते हैं उनके वो सभी अवयवों में हम लोग एक कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या बोला, सेट बिल्डर फॉर्म जब भी हम लोग लिखने जाते हैं तो सेट के जो अवयव होते हैं उनमें हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कॉमन प्रॉपर्टी क्या देखा, जो सब में दिखाई दे। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब जो सब में दिखाई दे। तो यहाँ भी देखिए ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का, मतलब ये किसी का वर्ग है। यही तो कॉमन प्रॉपर्टी है। ये जितने भी अवयव हैं वो किसी के वर्ग हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टी सब में है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एंड सो ऑन, आगे भी दिखाई देगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं, कुछ पैटर्न में देखने जाएंगे कि यहाँ पर जो है कुछ कॉमन प्रॉपर्टी टाइप दिख रहा है क्या, या कुछ ऐसे पैटर्न दिख रहा है क्या जिससे इनको लिखा जा सके। तो आप देखेंगे पहला चीज इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं कि सर जो हर है वो अंश से एक अधिक है। आप देखिए पहला ऑब्जर्वेशन आपका यही होना चाहिए कि हर जो है अंश से अधिक है। नहीं, आपको दिख ही रहा है हर हमेशा अंश से अधिक है, एक अधिक है। या इसी बात में ऐसे बोलूं कि जो अंश है वो हर से एक कम है। बात तो ऐसे बोल ही सकते हैं कि जो अंश है वो हर से क्या है, एक कम है। और अंश कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। अंश कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अगर अंश, ध्यान से समझिए, अंश एक कम है किसी से, हर से, तो क्या अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, व्यापक रूप में लिखूं, मतलब इस तरीके से मैं कुछ लिखने का प्रयास करूं, क्योंकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म चाहिए, तो उस तरह से कैसे मैं लिख पाऊंगा। अगर ऊपर मैं n लिख रहा हूं तो नीचे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, n+1 लिखना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं, आप ही बता दीजिए। करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि हर जो है अंश से एक बड़ा है, या अंश जो है हर से एक छोटा है। तो देखो ये अंश जो है हर से एक छोटा नहीं है ही। n क्या हो जाएगा, n को आप बोलिए कि सर ये जो है नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। और कहां से कहां तक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तक है। कहां तक है, 6 तक है। अब आप कहेंगे सर 7 भी दिखाई दे रहा है, तो 7 तो अपने आप आ जाएगा ना। अगर n की जगह अगर हम 6 रखेंगे तो 7 तो अपने आप आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि n कहां से कहां तक जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेकर जा रहा है लेस देन इक्वल टू 6 तक। और इसको लिखेंगे ऐसे, ये x बराबर, और यहाँ पे इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखा जाए। समझ में आ रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल x such that x equal to n upon n+1 where small n belongs to capital N and n is varied from what, from where, 1 to 6। ठीक है ना, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 6 का। अब आप देख लीजिए n की जगह पर अगर आप क्या रखना चाहते हैं, n की जगह अगर 1 रखिए, आप रखकर चेक कर सकते हैं। अगर मैं 1 रखूंगा तो देखिए 1+1 ये क्या हो जाएगा, 1/2 आया कि नहीं, पहला तत्व आया ना।
अब देखिए अगर n की जगह 2 रखूंगा तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2 + 1, क्या हो जाएगा 2/3। देखो सेकंड एलिमेंट आया ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं n की जगह अगर आप 3 रखिए तो नीचे आएगा 3 + 1, क्या आएगा 3/4। तो देखिए ये आया ना, उसी तरह से आगे के सभी आएंगे। मतलब हमने जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको सोचना रहता है, ठीक है ना। तो उदाहरण 4 हो गया, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट होगा स्टूडेंट्स तो जरूर पूछताछ करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं सही से रिप्लाई कर पाऊं। अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए उदाहरण संख्या 5, इसमें क्या लिखा है, बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। अर्थात स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये जो बाईं ओर है इधर रोस्टर फॉर्म में लिखा गया समुच्चय है, और इधर दाईं ओर आप देख रहे हैं कि ये समुच्चय निर्माण विधि रूप में लिखे गए समुच्चय है, ठीक है। और आपको मिलान करना है, बाईं ओर जो समुच्चय दे रखा है उसका दाईं ओर के समुच्चय से आपको मिलान करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है PRINCAL, इसका मिलान। अब ये रोस्टर फॉर्म में और इसका सेट बिल्डर फॉर्म आपको इसमें कहीं ना कहीं दे रखा होगा। तो आप देखिए ये दे रखा है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को अगर आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो मैंने आपको पहले ही बता रखे थे। तो देखिए प्रिंसिपल को कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल को लिखेंगे PRINC, फिर I को हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि आप जो है सेट में किसी भी अवयव का 2 बार रिवाइज नहीं कर सकते, किसी भी अवयव को। तो यहाँ I दोबारा नहीं लिखेंगे। अब देखो P आ चुका है पहले तो फिर P नहीं लिखेंगे, A नहीं आया तो मैंने A लिख दिया, और L नहीं आया तो L लिख दिया। तो देखो यही चीज जो है आपको यहाँ पर है कि नहीं, है ना। तो ये रोस्टर फॉर्म में और उसका सेट बिल्डर फॉर्म आपको पहले बना रखा है, तो आपको इसको इससे मिला देना है। समझ में आ रहा है पहला चीज। दूसरा चीज देखिए क्या, ये जो है एक सेट है जिसमें एक अवयव है 0। अब इसका मिलान किससे करना है, तो ध्यान से देखिए। आप आइए इसको करिए। बोला जा रहा है कि x एक पूर्णांक है और x + 1 = 0। नाउ सी x + 1 = 1 है, 0 नहीं, ठीक है ना। अब देखिए तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1 अर्थात 0। तो x = 0 और बोला जा रहा है कि x एक पूर्णांक है, तो सही बात है 0 एक पूर्णांक नहीं है, तो बिल्कुल मैचिंग कर रहा है। तो आप इसकी मैचिंग जो है इसके साथ कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना, मिला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 2 3 6 9 18। तो ये तो कहीं ना कहीं 18 के भाजक दिखाई दे रहे हैं। भाजक यानी डिवाइजर, फैक्टर, ठीक है ना। मतलब 18 में इन सबका भाग जाता है, 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 के भी जाते हैं और 18 के भी जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कहीं ऐसी कुछ बात बोला है क्या, हाँ बिल्कुल बोला है। देखिए यहाँ पे, यहाँ x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, तो बिल्कुल नो डाउट एकदम जो है इसको लेकर जाइए, है ना। और जो बचा है उसको यहाँ तक लेकर जाना है कि नहीं। इसको जो बचा है इसको आप यहाँ तक लीजिए, क्योंकि जब आप इसको हल करेंगे x² - 9 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए x, अब आपने ध्यान से अगर आप केयर करेंगे तो देखिए -3 का भी स्क्वायर करने पे 9 आता है और 3 का भी स्क्वायर करने पे क्या आता है, 9 आता है। तो इस वजह से कौन कौन आएंगे, -3, 3 आएंगे, ठीक है। तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गए होंगे। तो उदाहरण तो समाप्त हो गए, अब चलेंगे हम लोग प्रश्नावली की तरफ, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1.1 की ओर अब बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है। और जिसके मैंने पहले प्रश्न को लिया है और इसमें लगभग 9 प्रश्न आप देख रहे हैं कि दे रखा है। मैंने 9 गलत लिख दिया है, क्या 9 की जगह मैंने 11 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है ना 9। ये तो देखिए 1 से लेकर 9 तक जो है आपको ये दे रखे हैं। और देखिए इसमें बोला क्या है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय। अब देखिए अंग्रेजी वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। ये जो सेट्स दे रखे हैं इन्हें ही मतलब इसे बोला गया है कि ये जो कलेक्शन दे रखा है ना, ये कलेक्शन सेट्स है कि नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। ये जो आपको दे रखे हैं कलेक्शंस, इतने ज्यादा प्रश्न दे रखे हैं, इसमें देखिए सभी कलेक्शंस है। देखिए संग्रह 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 सभी कलेक्शंस हैं।
तो क्या सभी कलेक्शन समुच्चय होते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो वही आपको चेक करना है कि कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। तो चाहे इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो चाहे हिंदी भाषी विद्यार्थी हो, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। और इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस तरह का कोई मतलब इश्यू ना बनाएंगे, सर आप पूरा जो है लिखने का तरीका आप हिंदी माध्यम में कर दिए। तो देखिए मैथमेटिक्स है, आप हिंदी माध्यम में या इंग्लिश माध्यम में, जब मैं आगे आपको बताऊंगा ना तो कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैं हिंदी में इस वजह से लिखता हूँ क्योंकि देखिए इंग्लिश वाले बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी के साथ थोड़े बहुत सहज फील करते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे, लेकिन हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश वाले टर्म के साथ जो है थोड़ा सा भी जो है वो मतलब एक तरह से परहेज नहीं करते, उनको मतलब पैरालाइज हो जाते हैं वो एक तरीके से। इंग्लिश में अगर लिखा गया चीज आ गया तो उनको, मैंने देखे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले विद्यार्थियों या हिंदी भाषी विद्यार्थियों कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं। हिंदी वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो तो आप देख ही रहे हो, सब भाषा मैंने आप ही का लिखा है। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को अगर कहीं डाउट होगा जरूर पूछताछ करना, वैसे कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए आपको बताना है कि कौन जो है इसमें से समुच्चय है, और है तो ठीक है, और जो नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। देखो बोला कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब एक तरह से जो है आपको बताना है उसको कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है ना, आपको ये क्लियर करना है क्यों आप ऐसा कर रहे हो। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से, अब देखो जे से 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने, तो जे से कौन कौन स्टार्ट होता है। जे से देखो जनवरी है ना पहला, दूसरा देखिए जनवरी के बाद आता है आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के बाद आता है जून, और जून में देखिए फिर जे है, ठीक है। फिर देखिए आपका आता है जुलाई, है ना जुलाई, फिर देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब तो आगे आया ही नहीं, इसने बोला है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये तो आप ही बताइए, चाहे मैं करूं ये बात, मैं मतलब लिखूं इस तरीके से, या आप लिखिए, या दुनिया का कोई भी आदमी अगर लिखेगा तो जनवरी, जून और जुलाई ही लाएगा ना, बदलेगा तो नहीं ना, पर्सन टू पर्सन बदला तो नहीं। मैंने आपको बताया था कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब आप कहीं ना कहीं यह भी समझ लीजिए कि ऐसा संग्रह जो कि पर्सन टू पर्सन ना बदले। मतलब अगर मैं उसके बारे में जो बोल रहा हूं, जिस मतलब कोई अगर कलेक्शन दे रखा है उसके बारे में जो मैं बोल रहा हूं वही दूसरा हवा भी बोले, तब जो है आप कहोगे कि वो जो है वेल डिफाइंड है। अगर मान लीजिए मैंने कुछ बोला और किसी ने कुछ बोल दिया कुछ और, कहा कि नहीं यहाँ पे ये नहीं, ये कलेक्शन है, ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में वो वेल डिफाइंड नहीं हो पाता है। तो उस तरह के जो संग्रह होते हैं उनको बोला जाता है कि वो सेट नहीं है। अब बताइए यहाँ पे जैन है, जून है, जुलाई है, ये मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोलेंगे, दुनिया का कोई भी पर्सन बोलेगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह क्या होता है, जैन, जून और आपका जुलाई, यही होता है ना। तो ये, तो अब इसको जो है, अब बताओ ये जो है आपका एक समुच्चय है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। क्यों है, आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। वेल डिफाइंड कैसे है ये आपको आइडिया लग गया। अब देखिए बोला गया है भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, अब अगर मान लीजिए मेरे नजर में अगर 10 मैंने प्रतिभाशाली लेखकों के बारे में बता दिया तो कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरे हिसाब से तो ये है, कोई कहेगा नहीं मेरे हिसाब से तो ये है। पर्सन टू पर्सन बदलेगा कि नहीं, पर्सन टू पर्सन ये बदलेगा। तो आप ये फाइंड नहीं कर सकते हैं कि 10 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है, 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन है इंडिया के, ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन बदल रहा है, ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये एक समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। अब बोला गया विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, यह भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में मैं अगर कुछ बोलता हूं तो आप कुछ अलग बोलेंगे। मैं कहता हूं कि मैं विराट कोहली पसंद करता हूं तो आप कहें नहीं सर विराट कोहली अच्छा प्लेयर नहीं है, रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है, ठीक है। आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम लोग मतलब इसमें इस संग्रह में आप देख सकते हो कि पर्सन टू पर्सन जो है ये संग्रह बदल सकता है। अगर दुनिया के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को लें तो अगर मैं मान लीजिए कि 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज लिया तो कोई कहेगा नहीं मेरे हिसाब से तो ये है, कोई दूसरा कहेगा नहीं ये मेरे हिसाब से है ना, पर्सन टू पर्सन बदलेगा, ठीक है।
तो ये आपका क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बिल्कुल ये तो होगा है ना, ये तो होना ही चाहिए। अब 11वीं क्लास के अगर जो स्टूडेंट हैं, अगर मैंने मान लीजिए आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं वो 11वीं क्लास के हैं, तो कोई भी आएगा टीचर तो बोलेगा हाँ ये 11वीं क्लास का है, कोई भी आएगा आप भी बोलोगे हाँ हम लोग 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, थर्ड पर्सन कोई भी आएगा वह भी कहेगा हाँ 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। उसमें तो कोई वो नहीं, पर्सन टू पर्सन ये बदल ही नहीं सकता कि एक पर्सन आकर बोले अच्छा तुम 11वीं में हो और दूसरा आकर बोले कि तुम 10वीं में, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। पर्सन टू पर्सन ये नहीं बदलने वाला है। तो ये संग्रह क्या होगा, ये संग्रह होगा आपका एक सेट। अब देखिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, बिल्कुल 100 से कम प्राकृत संख्याएं कहां से, देखिए 1 2 3 इसी तरह से आगे जाती जाएंगी और 99 तक जाएंगी। अब बताइए 100 से कम जो प्राकृत संख्याएं हैं, 100 से कम जो प्राकृत संख्याएं हैं, जो मैंने ये लिखा, क्या दूसरा पर्सन ये नहीं लिखेगा, कोई और पर्सन इसको ये नहीं लिखेगा। 100 से कम प्राकृत संख्याएं कौन होती है, 100 से कम जो है नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, यही होते हैं ना। तो मैं लिखूं या कोई भी लिखे, आप भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे, तो ये वेल डिफाइंड है। तो इसको आप बोलेंगे कि सर ये जो है एक समुच्चय होगा। अब देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी आपका जो है एक समुच्चय होगा, वेल डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि प्रेमचंद्र ने अभी तक जितने भी उपन्यास लिखे हैं उन उपन्यासों को अगर एक संग्रह में रखा जाए तो कोई भी कहेगा कि हाँ ये संग्रह, मतलब ये जो उपन्यासों का संग्रह है ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, अगर आप उस कलेक्शन को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल बोलेंगे हाँ सर ये जो है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे, मुंशी प्रेमचंद ही है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ये उपन्यास है ना। आप भी वही बोलोगे, हम भी वही बोलेंगे, एवरीवन, सभी लोग वही बोलने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये एक समुच्चय होगा। सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय, सभी सम पूर्णांक। अब देखिए सम पूर्णांक बोला है, मतलब ध्यान से देखिए जितने भी सम पूर्णांक होंगे, अब देखो ये 0 सम संख्या है, फिर ये 2, फिर 4, फिर 6, फिर इसी तरह से 8, फिर इसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। फिर इधर देखिए, अगर इधर जाइए तो इधर क्या आएगा -2, फिर इधर क्या आ जाएगा -4, फिर क्या आएगा -6, फिर क्या आएगा -8, और फिर इसी तरह से आप इधर बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये जितने भी सम पूर्णांक हैं उनका जो समुच्चय मैंने बताया, क्या वही समुच्चय आप नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। इवन नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, सॉरी सम संख्याएं कौन कौन सी हैं ये तो आप बता ही सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जो मैं बताऊंगा वही आप भी बताएंगे। इसने बोला है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो देखिए सभी सम पूर्णांक है, -8 सम पूर्णांक है, -6 सम पूर्णांक है, 4 8 6 2 ये सभी सम पूर्णांक है, और ये 0 वह भी सम पूर्णांक है, ठीक है ना। तो ये आपके सम पूर्णांक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये भी आपका क्या होगा, एक सेट होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस चैप्टर में, सेट का ये जो चैप्टर है, सेट वाला ये जो चैप्टर है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सबका अगर मैं संग्रह बना लूं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, अगर मान लीजिए कभी आपके पेपर में प्रश्न आता है तो आप डिसाइड नहीं कर लेते हैं अच्छा ये सेट वाला का क्वेश्चन है, आप डिसाइड करते हो ना कि ये समुच्चय का क्वेश्चन आया हुआ है, ये कर पाते हो कि नहीं। तो और वो दूसरा भी देखेगा तो वह भी बोलेगा कि हाँ ये समुच्चय का है, कोई तीसरा भी आएगा वह भी बोलेगा कि समुच्चय का है। मतलब ये है कि सेट के सभी प्रश्नों का अगर मैं संग्रह कर दूं तो जो मैं बोलूंगा कि ये सेट के सभी प्रश्न हैं वही दूसरा भी बोलेगा, आप भी बोलोगे, सभी लोग बोलेंगे कि ये सेट के प्रश्न हैं, सेट के प्रश्नों का संग्रह है, बोला जाएगा। तो वो तो वेल डिफाइंड है ना, पर्सन टू पर्सन तो ये बदलेगा नहीं ना। तो इस वजह से आप इसको बोल सकते हैं कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का जो संग्रह होगा वह भी क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, तो ये तो मैंने बताया था कि ये नहीं होगा, जाकर बेसिक देख के मैंने बताया था कि ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 2, प्रश्न 2 में क्या लिखा है, ये तो प्रश्न 1 में 9 क्वेश्चंस थे। प्रश्न संख्या 2 में देखिए आपको दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए, जिसमें अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, और आपको यहाँ पे देखिए कुछ रिक्त स्थान दे रखा है, और इस रिक्त स्थान में आपको सिंबल दे रखा है, इसी सिंबल का यूज करना है। एक है एप्सिलॉन और एक होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसी को भरना है।
तो एप्सिलॉन का यूज कब करते हैं? जब तत्व बिलोंग करता है सेट में, जब एलिमेंट्स बिलोंग करता है सेट में तो हम लोग एप्सिलॉन का यूज करते हैं। कब एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं? जब एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग करता है किससे? सेट में। मतलब सेट में जब अवयव नहीं रहेगा तो आप बोलोगे कि सर एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए क्या 5 जो है ए में है, आप देखिए 5 जो है ए में है तो आप लिखेंगे इस तरह से बिलोंग्स, ये वाला साइन लगाएंगे बिलोंग्स टू, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 5 बिलोंग्स टू 8 ऐसे। क्या 8 जो है ए में है? तो 8 जो है ए में नहीं है तो आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 8 ए में नहीं है। यहाँ पे 5 ए में है, 8 ए में नहीं है। अब देखिए 0 ए में है तो आप कहेंगे नहीं सर 0 भी ए में नहीं है। उसी तरह से देखिए 4 ए में है तो बिल्कुल 4 ए में है तो आप लिखेंगे ये साइन, समझ में आ रहा है? उसी तरह से देखिए 2 ए में है तो आप लिखेंगे हाँ, तो ये है। 10 जो है ए में है आप लिखेंगे नहीं, 10 जो है ए में नहीं है। तो इस तरह से देखिए आपका पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है ना? 31 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज जो है बस इतना ही। आगे की जो मतलब प्रश्नावली की जो आगे के प्रश्न है अगर आप अपने से भी ट्राई करेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो है अगला जो क्लास लेकर आऊंगा, अगले क्लास में जो है मैं पूरी तरह से इसको जो है मैं क्लियर कर दूंगा, पूरी प्रश्नावली जो है खत्म हो जाएगी। तो प्रश्नावली 1.1 पे मैंने 2 प्रश्न कर लिए और उदाहरण 1 to 5 कर लिए। इस तरह से हम लोगों ने 7 और ये तो देख लो 9 प्रश्न है, तो छोड़ो इसके। तो चलिए स्टूडेंट्स उम्मीद है आज जो है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर आपको पूछताछ करना है, ठीक है। मैं स्लो ही चल रहा हूँ, पहला चैप्टर में स्लो ही चलूंगा, आगे के चैप्टर से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लूंगा, लेकिन पहले चैप्टर में आपको स्लो ही लेकर चलना है, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।